हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, और ये आप लोग के एग्जाम में हर साल ऐसा प्रश्न आता है। आप लोग अपना प्रीवियस ईयर पेपर निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि ऐसा प्रश्न पूछता है कि क्या होता है जब, और क्वेश्चन में लिख देता है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या कभी कभी ये भी लिख देता है कि केवल रासायनिक समीकरण के साथ इसको संतुलित कीजिए। तो जी हाँ मेरे दोस्त, ये 3 प्रश्न है और ये तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे और साथ में हम इनको संतुलित करना भी सीखेंगे कि कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एकदम जेन्युइन अच्छी एकदम वीडियो मिलती रहेंगी पूरे साल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है। देखिए, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। प्रश्न पूछा है ना कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सोडियम ऑक्साइड का सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ से मैं हल करता हूँ और फर्स्ट वाला मैं हल करता हूँ। देखिए, जो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है वो होता है Na2O, ठीक है। ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है। कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, ठीक है। जल यानी वही H2O, कहने का मतलब कि जब यह H2O जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए, आगे हम इसको करने से पहले हल इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने ये फार्मूला कैसे लिखा। आप कह दोगे कि सोडियम ऑक्साइड का तो हमें फार्मूला याद नहीं, लेकिन मतलब यहाँ ये आपने कैसे मतलब फटाक से लिख दिया। तो चूंकि मुझे तो याद है, लेकिन आप कैसे लिखोगे, देखो इसके लिए भी काफ़ी सारी ट्रिक है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे Na2O ही क्यों लिखा, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। मैंने NaO क्यों नहीं लिखा, यहाँ मैं जो Na2O लिखा हूँ ये मैं इसको NaO क्यों नहीं लिखा। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी, इसको हम एक यौगिक बोल सकते हैं जिसमें सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर ये Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड का यौगिक बना रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी फार्मूला होता है ना, जैसे ये Na2O है, तो इसमें जितने भी धनात्मक मतलब आयन होंगे उतने ही ऋणात्मक आयन होंगे। देखो यहाँ पे जो Na2O है O है, इसमें देखो ऑक्सीजन पे ना क्या होता है कि -2 चार्ज होता है, ठीक है। और जो सोडियम होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे नीचे 2 इसलिए लिखा गया है कि देखिए 2 लिखने का मतलब कि 2 सोडियम Na+ 2 सोडियम, यानी 2 प्लस चार्ज हो गए, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है ये। तो ये आपस में जो चार्ज है बराबर रहने चाहिए हर एक फार्मूले में। आप कोई भी फार्मूला देख लीजिए, जैसे जल का फार्मूला देखेंगे ना H2O, तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है उस पर +1 चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उस पर -2 चार्ज होता है। तो हम लोग इसीलिए जल का फार्मूला H2O लिखते हैं। क्या हम HO नहीं लिख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो मिलकर जल बनता है। तो ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा। H2O इसलिए लिखते हैं कि देखिए हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, यहाँ नीचे 2 लिखने का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो H++ ये 2 मिलकर +2 चार्ज हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता ही है, ठीक है। तो इस तरह ये चार्ज भी आपको मतलब बराबर करना होता है, और इसी के आधार पे ये हम लोग फार्मूले लिखते हैं, नीचे 2 O लगाते हैं। अब आप लोग का एक और क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग, जैसे ये H2O लिखा है तो ये नीचे 2 लिखा है, क्या हम इसको आगे तो नहीं लगा सकते 2HO, ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आगे आप 2 लगाते हो इसका मतलब कि आपका 2 हाइड्रोजन है, 2 क्या है हाइड्रोजन है, और आगे 2 लगाने का मतलब 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से तब इस पे -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, और इस पे +1 चार्ज, और इस पे +1 चार्ज, इस पे मतलब दोनों का मिलाकर +2 ही चार्ज हुआ, और यहाँ पे -4 चार्ज हो जाएगा। तो फिर तो ये गलत हो जाएगा ना, ये वाला फार्मूला एक तरह से बोले तो। तो ये नीचे लिखने का मतलब H2O इस तरह लिखने का मतलब ये 2 हाइड्रोजन है, और 2HO इस तरह लिखने का मतलब कि 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। तो देखो Na2O ये आप समझ गए, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है, और जल का तो आप जानते ही हो H2O। तो वही करेक्ट, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। तो देखो जब इसको सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो यह हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड, जी हाँ मेरे दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं कोष्ठ में कर लेता हूँ। देखिए मैं काट देता हूँ,
कोष्ठ में OH कर लेता हूँ। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जब सोडियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो। अब देखो ये सोडियम ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम कास्टिक सोडा, जी हाँ मेरे दोस्त, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग के सीधे सीधे इसका फार्मूला आप लोग के एग्जाम में पूछता है। तो देखो ये NaOH में देखो ये जो सोडियम है इससे +1 चार्ज है, ठीक है, और जो ये OH है ना इसको आप अलग अलग मत कीजिए कि O मतलब ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग, नहीं, OH इसको हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन और इस पे -1 चार्ज होता है। तो देखो +1 चार्ज -1 चार्ज, यानी ये फार्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें संतुलित करना है समीकरण, हमें संतुलित नहीं करना है, यह कहता कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपके एग्जाम में बोले ऐसे कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप ये रासायनिक समीकरण दे दिए, बस हो गया। लेकिन चलो इसको हम लोग संतुलित कर भी मतलब चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जितनी चीज़ है यहाँ पे सीख ले, हमको सीखने से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे सोडियम Na2 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, मतलब 2 सोडियम है। ठीक है, इधर देखो ये तीर के इधर वाली जितनी चीजें होती हैं आप जानते हो कि वो क्या होती है, अभिकारक होती है, जिसको आप लोग रिएक्टेंट भी बोलते हो, और तीर के इधर वाली जितनी चीजें होती है उसको उत्पाद हम लोग मतलब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर सोडियम कितना है, 2 है और कहीं नहीं है, और यहाँ 1 है, तो इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 लगा दिए, चलो सोडियम तो 2 हो गया। लेकिन अब दूसरे देख लेते हैं, दूसरे तत्व तो बराबर हैं, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, देखिए 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 आगे लिखने का मतलब कि ये सारा का सारा 2 हो गया, तो यहाँ O कोष्ठ में है मतलब ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन देखिए H2 यहाँ पे है, यानी हाइड्रोजन 2 हो गया, यानी ये संतुलित भी हो गई केवल आगे ये 2 लगा देने से। ठीक है, तो इस तरह से आप संतुलित भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग सेकेंड जो है, ये सेकेंड वाली, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। सेकेंड क्या है, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। सेकेंड है कि जिंक के चूर्ण को मतलब वही जिंक एक तरह से, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिकल अम्ल मतलब वही सल्फ्यूरिकल अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वही इसको सल्फ्यूरिकल अम्ल भी बोलते हैं, जिसको H2SO4 आप लोग बोलते हो, जिसको तेजाब कहा जाता है। ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, H2SO4। ठीक है, तो जिंक के चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिकल अम्ल, तनु कहने का मतलब ना कि एक तरह से मतलब जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, वो तनु होता है, और कहीं कहीं सांद्र बोलेगा मतलब उसमें जल की मात्रा कम होगी। तो यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब एक ऐसा सल्फ्यूरिकल अम्ल या एक ऐसा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें मतलब जल की मात्रा ज़्यादा है, बस तनु लिखने का और कोई मतलब नहीं है, में मिलाया जाता है। तो क्या होता है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए जिंक, तो जिंक को मैं लिख लेता हूँ Zn, जिंक होता है हम लोग का। ठीक है, ये जब क्या करता है कि जिंक के चूर्ण को मतलब वही जिंक को, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब वही H2SO4, ठीक है, H2SO4 में मिलाया जाता है। तो क्या होता है, अब चलिए में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो इसके बाद अब क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए अब देखो, जब जिंक को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं, यानी इसके साथ जब उसको हम अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है कि देखो ये हाइड्रोजन का ये जिंक इससे विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। ठीक है, हटाने का मतलब क्या है कि जिंक की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है। अब जब धातु और धातु पढ़ेंगे तो उसमें मतलब रासायनिक अभिक्रियता एक श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि मतलब ये सक्रियता श्रेणी के बारे में कि ये क्यों कैसे हटा देते हैं। देखिए जिंक की जो सक्रियता होती है वो अधिक होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और उसके जगह पे खुद चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कुछ जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो सल्फेट यहाँ पे SO4 है ना, इसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं। क्या होता है, ये सल्फेट आयन होता है, ठीक है, और इस पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा -2 चार्ज होता है सल्फेट पे, ठीक है, इसीलिए यहाँ H2 लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 2 लिखने का मतलब तभी तो +2 होगा, तभी तो ये फार्मूला सही होगा, एक तरह से बोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जिंक जब मतलब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिकल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है, और उसके अलावा देखिए हाइड्रोजन गैस भी बनाता है।
उसके अलावा क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। इसका एक और नियम है, इसको जब आप लोग मतलब सेकेंड अपना लेसन मतलब चैप्टर पढ़ोगे, एक्चुअली ये सब सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर की हैं। जब अपना आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे अम्ल क्षार लवण, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो आप लोग उसमें पढ़ोगे कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और मतलब जल बनाता है या हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, ऐसे आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो ये उसी अनुसार ये मतलब उसको याद करोगे ना आप लोग। उसमें कई होती है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है और धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ऐसे आप लोग पढ़ोगे सेकेंड चैप्टर में। तो उसी प्रकार ये मतलब आपको याद रखना होता है वो एक चीज़, और उसके अनुसार आप लोग ये मतलब समीकरण को आप लोग लिखते हो। तो देखो यहाँ जिंक जब अभिक्रिया करेगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। ये ऊपर दिखाने का मतलब ये गैस के रूप में है। ठीक है, अब देखो इसको आप संतुलित करना चाहो तो कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे जिंक है, देखो तीर के इधर वाले अभिकारक में देखते हैं जिंक है, जिंक एक ही है, इधर देखो जिंक एक ही है हम लोग का। अब देखो H2 हाइड्रोजन कितना है, 2 है, देखो यहाँ H2 हाइड्रोजन 2 है, और सल्फेट आयन सीधे देख लो SO4 यानी ये संतुलित भी एक तरह से, इसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए जो हम लोग की थर्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो थर्ड हम लोग की समीकरण है उसको हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्या है, ऊपर आप लोग यहीं पे देख सकते हो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब वही आप समझ गए जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो फेमस फार्मूले हैं आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, यहाँ NaOH हो गया, ये सब फार्मूले आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बोल रहा है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, यानी कहने का मतलब कि वही एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एल्युमिनियम के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। देखो इसको हम लोग क्या होगा कि जब HCl ना अभिक्रिया करेगा एल्युमिनियम से, तो फिर वही यहाँ पे से मतलब एल्युमिनियम विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन को, और इसके जगह पे आ जाएगा और एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा। और जो ये H है मतलब हाइड्रोजन गैस के रूप में मतलब वायुमंडल में चली जाएगी। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो ये एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा Cl, और ये नीचे 3 लिखेंगे क्योंकि देखो जो एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। एल्युमिनियम पे क्या होता है, +3 चार्ज होता है, इसीलिए क्लोरीन पे आप लोग जानते हो कि -1 चार्ज होता है। ठीक है, क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो इसीलिए नीचे 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ -3 चार्ज होता है, तभी +3 और -3 आपस में चार्ज बराबर होंगे, इसलिए यहाँ नीचे 3 लिखते हैं। ठीक है, तो AlCl3 हो गया, और प्लस इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा आप लोग का हाइड्रोजन बच रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में वायुमंडल में विस्थापित हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है यह एक तरह से। ठीक है, अब देखिए तो हमें केवल समीकरण देना था। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमने समीकरण दे लिया, लेकिन चलिए हम इसको संतुलित भी कर लेते हैं। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ HCl, ठीक है, HCl देखते हैं। ठीक है, HCl, और यहाँ पे हम लोग का एल्युमिनियम है, और यहाँ चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है, हम लोग का हाइड्रोजन है 1, और इधर क्या है 2 है, तो फिर तो ये गड़बड़ है भाई, हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 करने से क्या होगा कि क्लोरीन 2 हो गया इधर, मतलब तीर के इधर, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो फिर गड़बड़ तो हो गया, क्योंकि हमें क्लोरीन को भी बराबर करना है। तो क्लोरीन यहाँ 3 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ आगे, तो 3 दूना के 6 क्लोरीन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ तो हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है साफ साफ। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि हमें क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ पे HCl के आगे 6 लगाना पड़ेगा। और देखिए इसको हम लोग बार बार ये ट्राई करते हैं, और इसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको आप जब आपके एग्जाम में आए ना, तो ऐसे आप गाँव जमाओ ज़्यादा मत कीजिएगा, पहले आप रफ पे इसको संतुलित कर लीजिएगा, उसके बाद एक ही बात आपका आकर उत्तर लिखिएगा। आप लोग पहले इसको रफ पे आप संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक ही बार संतुलित नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं तो सीधे यहाँ पे 6 मतलब सीधे लिख देता, संतुलित कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए कट पीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो
तो इसको आप पहले, अगर आप मतलब एग्जाम में पहले इसको रफ को अगर संतुलित करने को आता है तो रफ पे संतुलित करिएगा, उसके बाद यहाँ मेन मतलब जहाँ आप उत्तर लिखते हैं वहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो इस तरह काट पीट करना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो हम लोग का हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 6 लगाने का हाइड्रोजन 6 हो गया, क्लोरीन भी 6 हो गया। तो चलो यहाँ पे तो 3 दूना का 6, क्लोरीन तो ठीक है 6 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भैया, हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है केवल इधर, तो ये 2 ही है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो 3 दूना का 6 हाइड्रोजन होगा, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों तो संतुलित हो गए, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम की बारी आती है, ठीक है। एल्युमिनियम यहाँ आगे 2 लगा है, यानी 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ एल्युमिनियम अकेला है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, और इस प्रकार आप देख लो ये समीकरण भी आप लोग की पूरी तरह से संतुलित हो गई। तो ये 3 थे मैंने लिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, ये तीनों आप लोग के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, और इसको मैंने मतलब लिखकर भी समझा दिया कि कैसे लिखते हैं और फार्मूला कैसे बनाते हैं, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एकदम एक एक चीज़ आप लोग को संतुलित कर भी बता दिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।